आज हम इस वीडियो में ड्यूअल जीएसटी मॉडल को डिस्कस करेंगे। साथ में ही जो भी जीएसटी मॉडल का स्ट्रक्चर है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है। तो देखिए, हमारी जो कंट्री है इंडिया में ड्यूअल जीएसटी की मॉडल अडॉप्ट किया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जीएसटी जो इम्पोज की जा रही है और जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, ये किस मॉडल में है, ड्यूअल मॉडल में। मतलब लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के रिगार्डिंग ही ये मॉडल की बात करी जाती है। हम क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई ड्यूअल मॉडल है कि सिंगल मॉडल है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जीएसटी को इम्पोज करना और उसके जो टैक्स जो कलेक्ट हो रहे हैं उसकी पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी के लिए हम ये मॉडल समझते हैं। तो इंडिया जो ये पावर है, ये जो कलेक्शन का पावर, इम्पोज का पावर है ना, उस कलेक्शन एंड इम्पोज के पावर में जीएसटी के रिगार्डिंग इंडिया में जो एप्लीकेबल है दैट इज़ ड्यूअल जीएसटी मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ कि तो ड्यूअल जीएसटी का मतलब होता है कि जो जीएसटी लेवी की जाएगी वो साइमल्टेनियसली की जाएगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे हमारे इंडिया में सेंट्रल और स्टेट दोनों की गवर्नमेंट होती है, राइट। और ऐसा कई बार होता है कि सेंट्रल में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बैठी होती है, वहीं स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट बैठी होती है। हमारे यहाँ जब बजट बनता है तो यूनियन बजट अलग बनता है, मतलब जो पूरी कंट्री का ऑल ओवर अलग बनता है, और स्टेट का भी बजट बनता है कि जहाँ पे हर स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि पर्टिकुलरली अपने स्टेट को डेवलप करना। तो स्टेट का अलग बनता है। तो स्टेट की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी स्टेट के रिगार्डिंग होती है और यूनियन की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है पूरे सेंटर के लिए होती है। तो जब रिवेन्यू की बात होती है, पैसों और इनकम की बात होती है कि गवर्नमेंट की इनकम की बात करें, तो वो दोनों के लिए हो गया। स्टेट को भी इनकम चाहिए और सेंट्रल को भी इनकम चाहिए, और टैक्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इनकम कलेक्ट करने के लिए। तो ये ड्यूअल जीएसटी मॉडल कहता है कि यहाँ पे जो जीएसटी इम्पोज हो रही है वो दोनों पे हो रही है, मतलब दोनों ही उसके लिए उस पावर में आती हैं। सेंट्रल भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, दोनों के पास पावर होगी कि वो अपने जीएसटी को, इस टैक्स को कलेक्ट कर सके और लगा सके। इट मीन्स दैट बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट and the state government can impose tax and collect tax through the law of this country। तो जो हमारी कंट्री का रूल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, उसके अंतर्गत, उसी के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जीएसटी को अपनी अपनी जगह पे इम्पोज भी करेंगे और उससे मिलने वाले टैक्स की कलेक्शन को रिसीव भी करेंगे। दोनों की पावर उनके पास है। अब ये ड्यूअल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिंगल भी होगा। सो ये सिंगल यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम हम उसे कहते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही टैक्स सिस्टम होगा, मतलब एक ही टैक्स है वो एप्लीकेबल होगी पूरे कंट्री में। मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होगी, स्टेट का भी टैक्स वही कलेक्ट करेगी, सेंट्रल का भी टैक्स वही कलेक्ट करेगी, तो यूनिफाइड पावर हो गई, है ना। उसको हम कहते हैं सिंगल जीएसटी मॉडल, है ना। लेकिन कई ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सिंगल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया गया, जहाँ हमारी तरह फेडरल सिस्टम में डुअल जीएसटी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, डुअल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया गया, दैट लाइक कनाडा। तो हम भी, हमारे यहाँ जो भी जीएसटी का मॉडल है वो किसकी तरह है, कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट करते हुए है कि सेंट्रल की पावर भी होगी और स्टेट की भी पावर होगी, दोनों को कलेक्शन मिलेगा, दोनों की रिवेन्यू होगी। तो दोनों को मिलना, यही क्या हो गया, आपका ड्यूअल जीएसटी मॉडल हो गया। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी ड्यूअल मॉडल, द टैक्सिंग पावर करेंटली इज स्प्लिट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। और वो पावर कौन सी, कॉन्करेंट पावर थ्रू द आर्टिकल 246A। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आप समझिएगा, हमारे यहाँ पे तीन तरह, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में जो बातें बताई गई वो सेंट्रल के पावर में आती है, लिस्ट 2 जो स्टेट के पावर में आती है, लिस्ट 3 जो आती है वो कॉन्करेंट पावर में आती है। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट मतलब होने का क्या मतलब हुआ कि इसमें दोनों की पावर है, सेंट्रल की भी पावर होगी और स्टेट की भी पावर होगी। तो ये जो हमारा ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो भी सिस्टम है ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट को गवर्न कर रहा है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी गई, और अमेंडमेंट करके जो चीज़ें लाई गई 246A, ये पूरा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, इंसर्ट किया गया, वहाँ पे इसी बात को, इसी कॉन्करेंट पावर को ध्यान रखते हुए ही ड्यूअल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया गया। तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट करने के पीछे रीज़न ही यही था हमारा कि हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट दोनों आती हैं, और ये टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन की जो भी पावर है वो दोनों की होती है। तो कैसे हम यूनिफाइड टैक्स सिस्टम अडॉप्ट कर सकते थे कि सेंट्रल जो बोल दोगी वही हो जाएगा, नहीं, ये नहीं कर सकते थे। इसी वजह से हमें क्या अडॉप्ट करना पड़ा, दोनों की पावर को ध्यान रखना पड़ा, और उसी के रिगार्डिंग हमने 246A लाया, और उस हिसाब से हमने ड्यूअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया कि दोनों के पास पावर हो, दोनों कलेक्ट करेंगे, दोनों को रिवेन्यू होगी।
तो कंसीडरिंग द ड्यूअल पावर ऑफ टैक्स ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। तो दोनों के पास पावर है और दोनों ही जीएसटी इम्पोज करके कलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी कहते हैं। सो सिंपली ड्यूअल जीएसटी मॉडल का क्या मतलब हो गया, जब जीएसटी को इम्पोज और कलेक्ट करने की पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास हो रही है, उसी को हम कहते हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल। हमारे यहाँ दोनों के पास पावर है, उसी को हम ड्यूअल जीएसटी कहते हैं। और वो पावर क्यों है, क्योंकि इसकी लेवी एंड कलेक्शन की जो पावर हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आती थी, लिस्ट 3rd में आती थी, और इसी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेवी एंड कलेक्शन के रिगार्डिंग ही 246A को इंसर्ट किया गया और ये पावर दोनों को दे दी गई। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल दोनों के अपने बजट हैं, दोनों की रिवेन्यू होती है, दोनों पहले अलग अलग टैक्सेस कैलकुलेट करते थे। अगर सारे इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके हम एक टैक्स सिस्टम ला रहे हैं तो हम किसी की रिवेन्यू नहीं खत्म कर सकते ना, हमें उनको भी रिवेन्यू का चांस देना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमको दोनों को डिवाइड करना पड़ा, सेंट्रल को भी देना पड़ा, स्टेट को भी, और इसी मॉडल को हमने ड्यूअल जीएसटी मॉडल कहा। अब हम इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल का एडवांटेज क्या हो गया। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम है। तो ड्यूअल जीएसटी क्या हो गया, उन कंट्रीज़ के लिए जैसे कि हमारा इंडिया जहाँ पे फेडरल सिस्टम है, वहाँ के लिए सबसे अच्छा ये चीज़ होता है, जहाँ पे सेंट्रल भी पावर में होती है, स्टेट भी पावर में होती है, ऐसी जगह के लिए ड्यूअल जीएसटी मॉडल सबसे अच्छा होता है कि भाई दोनों के पास पावर होगी, दोनों कलेक्ट करें टैक्स, दोनों रिवेन्यू जनरेट करें और कोई भी इशू ना आए। तो इस तरह की जगह के लिए ये आपका ड्यूअल मॉडल सबसे अच्छा होता है और बहुत ट्रांसपेरेंट होता है कि ये तुम्हारे पावर में, मतलब स्टेट के पावर में, स्टेट कलेक्ट किया, उसकी रिवेन्यू हो गई, ये हमारे पावर में थी, हमारा हो गया, ये हमारी रिवेन्यू, हम दोनों की रिवेन्यू हो रही है। तो बहुत ट्रांसपेरेंट है और सिंपल है, तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी की वजह नहीं है। और साथ ही साथ ये ऐसा नहीं है कि भाई जीएसटी से किसी एक की इनकम होने वाली है तो फिर स्टेट, और यही रीज़न शायद है कि पहले जीएसटी को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके जब आप एक टैक्स लाते हैं तो बहुत सारे स्टेट्स की और बहुत सारे सेंट्रल के रिवेन्यू के सोर्सेज खत्म हो रहे थे। इन सबको ध्यान में रखते ही ये सब चीज़ें की गई हैं। नेक्स्ट डिक्रीजिंग टैक्स रेट। तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट करने के बाद जो है ना, बहुत सारा टैक्स रेट्स में, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स रेट में रिडक्शन हुआ, क्योंकि बहुत सारे टैक्स ऐसे थे जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती थी, कुछ ऐसे टैक्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती थी। तो बीइंग एन गुड्स अगर मैं बात करूँ तो उस गुड्स पे सेंट्रल और स्टेट के बहुत अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते थे, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती थी, है ना। और अब क्या हो गया, कॉस्ट भी बढ़ती थी तो टैक्सेस भी सबके अलग अलग लगते थे। एक ही गुड्स पे अलग अलग नाम से अलग अलग टैक्स लगाए जा रहे थे, स्टेट का अलग, सेंट्रल का अलग, तो टैक्स रेट ज़्यादा बढ़ रहा था। अभी जब सबको कंबाइन करके एक कर दिया गया तो उससे क्या हो गया, टैक्स रेट भी रिड्यूस कर दिया गया। तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल से अच्छा क्या हो गया कि टैक्स रेट भी क्या हो रहे हैं, लेस है, आपके गुड्स पे कम टैक्स रेट आपके लगाए जा रहे हैं कंपैरिजन टू जो पहले टैक्स सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग, है ना। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल, इवन हम ये कह सकते हैं कि जो आप जितने भी एडवांटेज पढ़ रहे हो, बेसिकली हमने जीएसटी अडॉप्ट करी इसलिए ये सारे एडवांटेज है, और हमने जीएसटी ही कौन से अडॉप्ट किया, ड्यूअल, तो ये सारे एडवांटेज आपके वही जा रहे हैं। तो ये जीएसटी की वजह से कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, कि एक ही चीज़ पे एक का टैक्स लगा, फिर उसी वैल्यू को ऐड करके दूसरा टैक्स लगा, फिर सबको मिला के फिर टैक्स लग रहा, मतलब टैक्स के ऊपर हम टैक्स दे रहे थे। तो जब ये चीज़ें आई, आपकी जीएसटी अडॉप्ट कर ली गई और वो ड्यूअल अडॉप्ट कर ली गई, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया कि एक के ऊपर एक टैक्स लगेगा, है ना। बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, जीएसटी की वजह से कंपोजिशन स्कीम जो हो वो इजी हो पाई। कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या था कि जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं ना, उनको गुड्स के अकॉर्डिंग टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, वो बहुत कम कंप्लायंस के साथ, जितना जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत मिनिमम हो जाएगी, और आपका टैक्स रेट भी जो हो जाएगा वो फिक्स हो जाएगा, उसके हिसाब से वो टैक्स देते हैं। तो ये छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो छोटे आपके बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये स्कीम्स रखी गई थी और ये बहुत अच्छी है। तो जीएसटी की वजह से ये चीज़ भी पॉसिबल हो पाई कि अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं तो आप आराम से कंपोजिशन स्कीम के अंदर रहते हुए अपना जीएसटी का काम कर सकते हैं, टैक्स और बिजनेस आराम से चला सकते हैं, आपको बहुत सारा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एनुअल टैक्स का कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि जो टैक्स बेस है ना, मतलब जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, वाइडर टैक्स बेस रखा गया, कंप्लायंस बहुत अच्छा किया गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कलेक्शन, टैक्स के कलेक्शन भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ड्यूअल जीएसटी की वजह से टैक्स का कलेक्शन भी इंक्रीज़ किया गया है। ईजिली अटेनेबल का मतलब ये हो जाता है आपका
कि देखिए हमारी इंडिया का जो करंट स्ट्रक्चर है ना वो कैसा है, वो आपका सेंट्रल और स्टेट के अकॉर्डिंग है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सेंट्रल को भी रिवेन्यू होनी चाहिए, स्टेट को भी रिवेन्यू होनी चाहिए, स्टेट भी अपना पैसा मांगता है, सेंट्रल भी अपना मांगता है, और अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो जब जीएसटी लाया गया और ड्यूअल लाया गया ना, तो वो हार्मोनाइजेशन जो है ना कि सबके बीच में हार्मनी मेंटेन रही, बैलेंस मेंटेन रहा, कि स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरा सारा टैक्स खत्म कर देगा तो मेरी रेवेन्यू कम हो गई, या सेंट्रल को इश्यू हो गया कि मेरे टैक्स को खत्म करके एक टैक्स लाया गया तो मेरी रेवेन्यू कम हो गई। नहीं, ऐसा मॉडल अडॉप्ट करके काम किया गया कि दोनों के बीच में बैलेंस रहा। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अटेन किया गया, और फिजिकल ऑटोनॉमी जो है आपके कंट्री की, सेंट्रल और स्टेट की, वो भी मेंटेन रही। मीन्स सेंट्रल को भी अपना पूरा फिजिकल इंडिपेंडेंसी रही कि हाँ भी मेरा पैसा आ रहा है, आएगा, और स्टेट को भी वो चीज़ें रहीं। तो इसलिए भी ये बहुत अच्छा रहा है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूअल जीएसटी मॉडल की। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूअल जीएसटी मॉडल के पहले मैं आपको और चीज़ बता दूं कि अगर हम जीएसटी की बात करें ना, तो जीएसटी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का होना, हार्मोनाइजेशन, टैक्स इवेजन का रिड्यूस हो जाना, है ना। इसके अलावा पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी का कम हो जाना, है ना, लोअर प्राइसेस हो जाना, ये सब क्या है। कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो रही है, लेसर कंप्लायंस कॉस्ट होना, पब्लिक इंटरफेरेंस भी कम हो जा रहा है, कंप्लायंस इन्वायरमेंट इंप्रूव हो रहा है, टाइमलाइंस हो रही है, मतलब हर चीज़ अपने हिसाब से टाइमली कंप्लीट हो रही हैं, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ड्यूअल जीएसटी की वजह से ये सारे बेनिफिट हैं जिसकी वजह से काम अच्छे से हो पा रहा है। तो अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल की। तो दो हैं, एक इंटरस्टेट सप्लाई और एक इंटरस्टेट सप्लाई या इम्पोर्ट्स। तो जब इंटरस्टेट सप्लाई होगा ना, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगता है, और जब इंटरस्टेट सप्लाई होगा या इंपोर्ट्स होंगे तो वहाँ पे आईजीएसटी लगेगी। इसका मतलब समझिएगा, मैंने बोला कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल मतलब सेंट्रल का भी होगा, स्टेट का भी होगा, तो दोनों की इनकम होने वाली है। तो कैसे होगी, तो इसके लिए बताया गया कि पहले तो ये डिसाइड करिए कि जो भी ये सप्लाई हो रही है गुड्स या सर्विसेज की, वो कहाँ हो रही है, पहले ये डिसाइड करिए। उसके बाद दोनों को रिवेन्यू देंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि दो तरीके से होगी, या तो इंट्रा स्टेट होगी, मतलब एक ही स्टेट में अलग अलग सिटी में ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, सप्लाई हो रही होगी, या इंटर स्टेट होगी, मतलब अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। अब अलग अलग स्टेट का होने का मतलब अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में हो गया, स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट हो सकता है, एक स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, एक स्टेट में आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट हो, एक स्टेट में आपकी गवर्नमेंट हो, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट। तो जब अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो वो क्या कहलाता है, इंटर स्टेट कहलाता है। और या फिर इंपोर्ट्स, हम कोई चीज़ कर रहे हैं, बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में बोला गया कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अंदर जो टैक्स लगेगा उसको हम कौन सा लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं पे जब इंटरस्टेट सप्लाई होगी, मतलब विद इन अ स्टेट हो रहा होगा, एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरी सिटी का हो रहा होगा, तो देखिए स्टेट एक ही, मतलब एक ही गवर्नमेंट की इनकम होने वाली है, तो वहाँ पे कैसे होगा, वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी करके मिलेगा। तो मतलब वहाँ पे सेंट्रल का भी अपना हक होगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी हक होगा। अब दोनों का क्यों आ गए, जब एक ही स्टेट की रिवेन्यू हो रही है, एक ही स्टेट के अंदर काम हो रहा है, तो सिर्फ स्टेट का होना चाहिए, सेंट्रल क्यों आ गई, क्योंकि पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ना, वो इतने टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसमें से कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल के भी लगते थे, तो इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से सेंट्रल को भी इनकम होती थी, और स्टेट के भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे तो स्टेट को भी इनकम होती थी। अब जब आपने सब कुछ मिला दिया तो सिर्फ स्टेट को ही इनकम क्यों हो, डायरेक्ट टैक्सेस तो सेंट्रल को भी इनकम होनी चाहिए थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीजीएसटी एसजीएसटी को लाया गया था कि सेंट्रल को भी इनकम मिले और स्टेट को भी इनकम मिले। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन कर दिया तो अब सेंट्रल को कोई हक ही नहीं बना इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम पाने का, नहीं, अब हम उनको भी देंगे। तो उन्हीं के लिए हमने क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी कर दिया। और जो यूनियन टेरिटरीज थी वहाँ पे क्या आया, यूटीजीएसटी। इसका मतलब अगर यूटी के बीच में होगा तो क्या लग जाएगा, यूनियन टेरिटरीज, मतलब आपका उसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, यूटीजीएसटी एक्ट लगेगा आपका। और ये सारे एक्ट हैं, आईजीएसटी एक्ट बना, सीजीएसटी एक्ट बना, एसजीएसटी एक्ट बना, यूटीजीएसटी एक्ट बना, है ना, ये सारे एक्ट हैं। और यूटीजीएसटी विथ लेजिस्लेशन, विदाउट लेजिस्लेशन भी होता है, जो हमने रजिस्ट्रेशन वाले वीडियोज़ में बताया है कि विथ लेजिस्लेशन और विदाउट लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। तो इस हिसाब से जीएसटी को डिवाइड किया गया, ये इनका पूरा स्ट्रक्चर रहा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इस टाइप्स ऑफ जीएसटी को समझते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्या कि जब भी सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की करी जाएगी और विद इन अ स्टेट करी जाएगी तो उसी को हम इंट्रा स्टेट करेंगे, और उस वक्त जो टैक्स लगाया जाएगा ना, जो जीएसटी लगेगी ना, वो दो फॉर्म में लगेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों फॉर्म में लगेगी, और दोनों को कलेक्ट होकर पैसे मिलेंगे।
दूसरा, जब सप्लाई होगी गुड्स या सर्विसेज की दो अलग अलग स्टेट के बीच में होगी, उसे हम बोलेंगे इंटर स्टेट, और वहाँ पे जब टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, तो वो किस नाम से लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड, मिला लिया गया। और यहाँ पे जो भी कलेक्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा? सेंट्रल के पास चला जाएगा। पहले वाले में जो कलेक्ट हुआ सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास गया। क्लियर है? तो अब देखा जाए तो ये जो पूरा नया टैक्स स्ट्रक्चर जो इम्प्लीमेंट हुआ, तो 4 टाइप के टैक्स बन के आए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अब ये लोग होते क्या क्या हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो सीजीएसटी क्या होता है? तो देखिए, सीजीएसटी ये होता है कि जब टैक्स अंडर जीएसटी रिजीम दैट इज एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट विद इन अ सेम स्टेट ट्रांजेक्शन, द सीजीएसटी इज गवर्न बाय द सीजीएसटी एक्ट, द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सीजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो भी रूल है, रेगुलेशन है, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको हम सीजीएसटी एक्ट कहते हैं। ये तभी लगेगा, सीजीएसटी एक्ट तभी लगाएंगे हम उस गुड्स एंड सर्विसेज पे जबकि कैसा ट्रांजैक्शन हो रहा हो? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा हो, मतलब एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग सिटी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तभी जाके सीजीएसटी रूल अप्लाई होगा और वो लगेगा। और सीजीएसटी के थ्रू जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो उसका पैसा किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, राइट? So this implies that both the central and state government will agree on combining their levies with an appropriate proportion for revenues sharing between them। हमने पहले ही बात करी कि जब भी इंटर स्टेट रहेगा तो दोनों के हक होते हैं, सेंट्रल का भी लगेगा, स्टेट का भी लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग सिटी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुई, तो जो भी टैक्स लगेगा उसको दोनों लोग, सेंट्रल और स्टेट दोनों ना एक सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। वो प्रोपोर्शन उन लोगों के बीच में डिसाइड हो जाता है जिस पे वो एग्री करते हैं, और उसी के बेसिस पे वो टैक्स का अमाउंट दोनों के लिए बराबर बराबर बढ़ जाता है, और अपना अपना पोर्शन लेके वो एग्री करते हैं, अपना अपना पोर्शन कलेक्ट कर लेते हैं, राइट? एक एग्जाम्पल इस बात को समझते हैं कि जैसे कोई ट्रेडर है मध्य प्रदेश का और उसने कोई गुड्स सेल करी, जिस कस्टमर को सेल करी है वो भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का ही है। मतलब एमपी के दो अलग अलग सिटीज़ से गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है। कितने रुपए के गुड्स थे? 5000 के गुड्स थे। अब वो उस गुड्स पे जो जीएसटी का रेट एप्लीकेबल था ना, वो जीएसटी का रेट 18% का था। अब इस केस में जो भी 18% से कलेक्शन आएगा ना, वो उस पर दोनों का हक होगा, सीजीएसटी का भी और एसजीएसटी का भी होगा। तो इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल होता है, जो पहले ही डिसाइडेड हो गया है। तो 18% में 9% किसको मिलेगा? सीजीएसटी वालों को मिलेगा। 9% किसको मिलेगा? एसजीएसटी। जब बिल बन के तैयार होगा, टैक्स इनवॉइस बनेगी ना, तो 5000 लिखा जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, दोनों का टोटल किया जाएगा, दोनों का पोर्शन लिखा जाएगा और टोटल अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट किया जाएगा। अब जो सीजीएसटी वाला पोर्शन है वो सेंट्रल को भेज दिया जाएगा, जो एसजीएसटी वाला पोर्शन है वो किसको भेज दिया जाएगा? स्टेट को भेज दिया जाएगा। ये हो गया आपका सीजीएसटी का। सेम बात आती है आपकी एसजीएसटी के लिए। यहाँ पे भी क्या होगा? तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर परचेज और सोल्ड विद इन द स्टेट। मतलब इंट्रा स्टेट, जब विद इन अ स्टेट कोई गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड हो रही होंगी तो वहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा? एसजीएसटी होगा। और जो भी एसजीएसटी से होगा अमाउंट वो किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू होगी। और ये सब के लिए प्रॉपर एक्ट बना है जिसको बोलेंगे एसजीएसटी एक्ट। जैसे यूपी गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एमपी गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। और इसी तरह अलग अलग जितने भी स्टेट्स हैं ना, उन सब का अलग अलग आपका क्या लगेगा? एक्ट बना है, एसजीएसटी एक्ट बनता है। क्लियर है? हर एक्ट का अपना अपना होगा। जैसे यूटी की वजह दिल्ली जीएसटी एक्ट, यूपी जीएसटी एक्ट, एमपी जीएसटी एक्ट, गुजरात जीएसटी एक्ट, ऐसा सारे का अपना अपना है। तो ये क्या उनका स्टेट जीएसटी एक्ट हो जाता है। जो भी इनकम होगी वो इनकी रेवेन्यू हो जाएगी। सेम एग्जांपल की बात करते हैं तो अगर ट्रेडर वेस्ट बंगाल का है और उसने अपने जो गुड्स को सेल किया ना, वो कहाँ पे किया? वेस्ट बंगाल में ही किया। तो सेम स्टेट में सेल हो रहा है, तो यहाँ पे 5000 का अमाउंट रहेगा। सेम चीज़ है। अब यहाँ पे विद इन स्टेट है ना, तो दो तरह का टैक्स आएगा, सेंट्रल का भी आएगा, स्टेट का भी आएगा। स्टेट वाला अपना पोर्शन लेके जाएंगे, सेंट्रल वाले को उनका पोर्शन मिलेगा। जो भी टैक्स अमाउंट वो अट्रैक्ट कर रही है, मतलब 18% का अगर वो गुड्स था तो 9% इक्वल डिवाइड होगा। अगर वो 12% का था, उस गुड्स पे 12% का जीएसटी लगता है, तो 6% दोनों को मिल जाएगा। ये प्रोपोर्शन भी पहले से ही डिसाइडेड हो चुका है। क्लियर है कि कितने प्रोपोर्शन में इनको वो डिवाइड होगा।
क्लियर है। अब इसी तरह हम बात करते हैं यूटीजीएसटी की। तो यूटीजीएसटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स या यूटीजीएसटी। ये क्या है? ये काउंटर पार्ट है स्टेट गुड्स एंड सर्विस का। मतलब एसजीएसटी की जगह क्या आ जाएगा? यूटीजीएसटी आ जाएगा, विच इज़ लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो जब इंडिया में जो यूटीज़ के अंदर जब आपका इस तरह गुड्स एंड सप्लाईज होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज का सोल्ड होगा, तो उसको हम वहाँ पे जो एक्ट लगेगा वो यूटीजीएसटी लगेगा, जो रिवेन्यू जाएगी वो यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सॉरी आपका जो गवर्नर है उनको जाती है। तो यूटीजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप। तो ये सब पूरा का पूरा उनका हो जाएगा। और यूटीजीएसटी भी जो गवर्न होता है वो किसके रूल के थ्रू होता है? यूटीजीएसटी एक्ट के थ्रू होता है। सेम एग्जाम्पल वहाँ पे भी हो जाएगा, बस वहाँ पे जो स्टेट थे वो वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी का ध्यान रखिएगा, आईजीएसटी क्या हो गया? अब स्टेट बदलने वाला है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होगा, तो दो स्टेट आ गई। तो यहाँ तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सेंट्रल का भी हो गया, स्टेट का भी हो गया, सेंट्रल का भी हो स्टेट को, तो हर स्टेट के लिए कैसे होगा? ऐसे नहीं पॉसिबल है। और दो स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी कि मेरा है कि मेरा है। इसीलिए यहाँ पे क्या डिसाइड किया गया कि जब दो स्टेट के बीच में होगा ना, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का मतलब नहीं है, सीधा सीधा एक टैक्स लगेगा आईजीएसटी, है ना। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है। तो अंडर द जीएसटी रिजीम दैट इज अप्लाइड ऑन इंटर स्टेट, मतलब जब दो स्टेट के बीच में होगा सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की। और एज वेल जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कंडीशन आएगा तब भी क्या लगेगा? हमेशा आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी के जितने भी रूल हो गए वो कहाँ से गवर्न होंगे? आईजीएसटी एक्ट से गवर्न होते हैं। और आईजीएसटी से जो भी कलेक्शन होगा वो किसको मिलेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ये अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिसीव करने के बाद जब उनको रिसीव हो जाता है तब वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोर्शन उनको शेयर कर देती हैं, पहले नहीं। और बाकियों में क्या होता है कि स्टेट ले जाती है, सेंट्रल ले जाती है, अपना अपना पोर्शन लेके जाते हैं। लेकिन आईजीएसटी में सारा का सारा किसको जाएगा? सेंट्रल को जाएगा। एंड देन सेंट्रल क्या करती है? स्टेट का प्रपोर्शन उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि ट्रेडर उत्तर प्रदेश का है और उसने कोई गुड्स सोल्ड करी है एक कस्टमर को जो कि महाराष्ट्र का, दो अलग अलग स्टेट हो गए और 5000 का गुड्स हुआ। अब जब टैक्स इनवॉइस बनेगी ना, तो यहाँ पे 5000 पे मान लीजिए वो गुड्स 18% का था, तो जो टैक्स लिखा गया 5000 पे लिखा जाएगा आईजीएसटी 18%, सिंपल। और 5000 पे 18% के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाएगा। मान लो अमाउंट कितना बना? 900 का, तो ये 900 किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से कलेक्ट करके स्टेट वाला पैसा उनको स्टेट को भेज देगी। तो दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये मेन चार्ज जो हैं टैक्स स्ट्रक्चर हो जाते हैं किसके? आपके जीएसटी मॉडल के, है ना। तो एग्जाम में समटाइम्स ड्यूअल जीएसटी मॉडल, उसके फीचर्स या आप इनके टाइप्स को एक्सप्लेन करिए, इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।